नमस्कार दोस्तों। हमें घर नया खरीदना चाहिए या फिर हमें रेंट के घर में रहना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इसका एक कोर रीज़न जो है वो बहुत लोग नहीं जानते कि रेंट पे रहने के क्या फ़ायदे हैं या फिर घर खरीदने के क्या फ़ायदे हैं या फिर घर ना खरीदने के क्या फ़ायदे हैं। आज हम सब इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और एंड में कंक्लूजन निकालेंगे कि बाइंग अ हाउस वर्सेस लिविंग ऑन रेंट, इसमें से कौन स्टैंड आउट करता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंगल को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि घर एक इमोशनल एंगल भी साथ में लेकर के आता है। अगर हमें लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा घर रहना चाहिए या बहुत महंगा घर रहना चाहिए, तो फिर आप लोन लेकर के आपका एक बड़ा घर और आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर कोई शुरुआत कर रहा है 25-30 साल में ही, वो अगर बहुत ही बड़ा घर चाहता है शुरुआत में ही, और अगर बहुत ही बड़ा बर्डन लेना चाहता है लोन का अपने सर के ऊपर, और अगर ये उसका एम्बिशन है, अगर ये उसका एक सपना है और उसको लगता है कि वो अपने सपनों के घर में रहे, फिर पता नहीं वहाँ पर एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्या वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट होने वाला है और फिर लोग आकर वहाँ पर देखने वाले हैं, ऐसा अगर कुछ है तो फिर आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एम्बिशन या फिर हमारा जो एक सपना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंगल से देखेंगे कि घर खरीदना चाहिए हमें या फिर हमें रेंट पे रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़रूरी है वो है रेंटल यील्ड। ठीक है, अब ये रेंटल यील्ड मतलब क्या है? रेंटल यील्ड यानी ये वो पैसा है जो आपको पूरे साल भरे में मिल सकता है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर एज अ रेंट। ठीक है, अब इसको हम स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि रेंटल यील्ड यानी एग्जैक्टली हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। गुड़गांव में एक फ्लैट है जिसकी की कीमत लेट्स से 5 करोड़ है। ठीक है, और ये 5 करोड़ के घर में रहने के लिए अगर मतलब कोई रहता है तो उसको जो रेंट देना पड़ता है वो करीबन 55,000 का है। 55,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, और अगर आपको वो खरीदना है तो वो 5 करोड़ रुपए का आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट हम एक रेंटल यील्ड समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। तो 55,000 पर मंथ को अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो पूरा एक साल का हमें जो रेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आता है करीबन, मैंने कैलकुलेट पहले से किया है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 6.6 लाख लगभग ये आता है। ठीक है, नाउ 6.6 लाख को यहां मैं दूसरा एक बाइफरकेशन करता हूं। 6.6 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 करोड़ से, तो ये आता है करीबन 1.3%। 1.3% आता है ये। मतलब 6.6 लाख जो है वो सिर्फ 1.3% हिस्सा है 5 करोड़ का। मतलब ये जो डील है या फिर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटल यील्ड जो है वो हो जाती है 1.3%। ये है मतलब रेंटल यील्ड का। अब आपका अगर कोई भी घर हो और आप किसी को अगर रेंट पे वो दे रहे हैं, तो आपके घर की कीमत वर्सेस जो भी आपको रेंट मिल रहा है पूरे एक साल का, उसका वो कितना हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा अगर वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपके भी केस में और मैक्सिमम केसेस में वो 2 या 3% तक मैक्सिमम आएगा। 2 या 3% से ज्यादा रेंटल यील्ड भारत में बहुत ही कम देखी गई है। बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, पुणे, वहां पर जो एवरेज रेंटल यील्ड है, रिसेंटली बढ़ी है, वो एवरेज रेंटल यील्ड जो है वो 2% के आसपास की है। ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड में सबसे कम रेंटल यील्ड वाला देश है, जहां पर रेंट पे चढ़ाने पे, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम रेंट पे चढ़ाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी की कीमत का बहुत कम हिस्सा हमें मिलता है, जैसे कि रेंटल यील्ड हमने अभी समझा है। ठीक है, तो ये है रेंटल यील्ड।
अब आप एक दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लीजिए हमें अगर एक 50 लाख का घर, दो ऑप्शन है, एक तो हम खरीदें या फिर हम उसको रेंट पे लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय, ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम बाय वाले कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पर अगर हमें उस पे रेंट पे रहना है तो हमें क्या करना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये अगर हमें खरीदना है तो मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए जो है वो हमने डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपए का, और बाकी 40 लाख रुपया जो है उसका हमने लिया होम लोन, ठीक है। बाकी बचा हुआ 40 लाख जो है उसका हमने होम लोन ले लिया, और ये 40 लाख का जो होम लोन है उसका करीबन 35,000 का आपका EMI आएगा, ठीक है। और अब ये जो 35,000 का EMI है इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट की तरफ जाएगा, है ना। मैक्सिमम शुरुआत में तो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पे करने में जाएगा, तो पकड़ लीजिए कि 30,000 जो है वो आपका टूवर्ड्स द इंटरेस्ट जाता है। ये EMI का जो ये हिस्सा है टूवर्ड्स द इंटरेस्ट जाता है। अब अगर हम पकड़ते हैं, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया कि रेंटल यील्ड जो है वो भारत में 2 से 3% की लगभग है, ठीक है। तो हम पकड़ लेते हैं 2% की। तभी इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया वो भी मैंने एक ब्लॉक से लिया है जहाँ पर गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी का वो एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल भी आप ऑब्वियसली लेजिटिमेट समझ सकते हैं, जहाँ पर 1.3% की रेंटल यील्ड मिली। यहाँ पर हम 2% पकड़ लेते हैं। अब अगर 2% की रेंटल यील्ड पकड़ते हैं तो ये 2% ऑफ 50 लैक्स का घर है, राइट। तो हम 50 लैक्स निकाल लेते हैं। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि अगर इस घर में हमें रहना है तो 1 साल के लिए हमें कितना रेंट देना होगा। 1 साल का आ जाएगा, फिर हम हर महीने का निकालेंगे, ठीक है। तो 2% क्योंकि रेंटल यील्ड है, तो 2% ऑफ 50 लैक्स इतना हो जाएगा। टोटल पूरे 1 साल का जो रेंट है वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो 2% ऑफ 50 लैक्स इज 1 लाख, ठीक है। 2% ऑफ 50 लैक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, 2% ऑफ 50 लैक्स इज 1 लाख। मतलब पूरे 12 महीनों में, 1 साल में हमें 1 लाख रुपया देना है इस फ्लैट ओनर को वहां पर रहने के लिए। सो 1 लाख, दिस इज पर ईयर, रेंटल यील्ड जो है वो पर ईयर, और पर मंथ अगर हम निकालेंगे तो करीबन 8.5 थाउजेंड, मतलब 8,500 पर मंथ हो जाएगा वो, ठीक है। 8,500 पर मंथ आप दे सकते हैं और इस 50 लाख के घर में रह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप अगर उसको खरीदने के लिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम उसको खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें ये जो हिस्सा है, ये इंटरेस्ट भी पर मंथ है, ठीक है। ये इंटरेस्ट भी पर मंथ है। सो 30,000 का इंटरेस्ट पर मंथ देने पे हमें ये घर मिल रहा है, या फिर 8,500 रुपये पर मंथ देने पे हमें इस घर में रहने मिल रहा है। अब आप कहोगे कि एंड में अगर हम खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी जो है वो तो एटलीस्ट हमारे नाम पे आ जाती है, कल को हम उसको भी बेच सकते हैं, राइट। ये भी एक वैलिड आर्गुमेंट है। आप ये भी कहोगे कि ये जो 8,500 का ये जो रेंट है ये आगे चल के बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इंक्रीज इन रेंट पकड़े, मतलब 1% इंक्रीज, या जिस रेट से रेंट हमारा बढ़ेगा, हर साल बढ़ता है रेंट, है ना, 8%, 9% से जितना भी जैसे हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम पकड़ेंगे तो इंक्रीज ऑफ रेंट, यानी एक परसेंटेज इंक्रीज ऑफ रेंट जो है, दैट विल ऑलवेज बी और नियर अबाउट इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ प्रॉपर्टी रेट, ठीक है। ये बहुत ही प्लेनली मैं मतलब आपको समझा रहा हूं कि जैसे घर का
जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता है दिन ब दिन। अगर हमारे पास में आज एक घर है जहाँ हम रहते हैं, उसकी भी कीमत दिन ब दिन बढ़ती है ना, हर साल बढ़ती है। वैसे ही जो रेंट भी हमें देना होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। बस यही पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। अगर हम पहले किसी घर में 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से रहते थे, तो आज 10,000 रुपये नहीं है, आज 15,000 20,000 धीरे धीरे बढ़ा है। और साथ ही में वो जो घर है उसकी भी कीमत बढ़ी है। तो दोनों भी चीज़ें जो है वो साथ में बढ़ी है, बराबर। अब ये जो 8,500 और 30,000 रुपये महीने के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है करीबन 21,500 का ये डिफरेंस जो है, राइट। अगर आपने रेंट पे लिया तो आपके करीबन यहां लिख देता हूं मैं 21,500 इतने पैसे पर मंथ आपके बचेंगे। और ये जो 21,000 पर मंथ ये जो पैसा है, अगर आप इन पैसों को अगर कोई दूसरे अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर जस्ट कोई ईटीएफ में अगर आप डाल देते हैं, मतलब इक्विटी रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप डाल देते हैं, तो आपको ये पता चलेगा। इसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कोई और वीडियो में मैं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 21,500 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए जो भी लोन का जो टेन्योर है, यूजुअली 15 या 20 साल का ये लोन का टेन्योर रहता है ना। हम कोई 5 साल के लिए लोन यूजुअली नहीं लेते, लंबे समय के लिए लोन ले लेते हैं घर अगर खरीदना है तो। 15-20 साल तक अगर आप ये 21,500 डालेंगे तो कितने करोड़ रुपए आपके बनेंगे, ये आप कैलकुलेट करके देखिए। SIP कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप बस उसमें एक डाल सकते हैं 21,500 कितने करोड़ रुपए बनते हैं वो आप सोचिए। और उस समय 50 लाख का ये जो फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी है प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत जितनी भी रहेगी वो प्लॉट या फ्लैट आप वैसे भी खरीद सकते हैं और फिर भी आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 21,500 का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड्स में या फिर ETFs में, स्टॉक मार्केट्स में, वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आप ये जो प्रॉपर्टी है ये उस टाइम का जो रेट है उसमें आप खरीद सकते हैं। 50 लाख की तो नहीं रहेगी प्रॉपर्टी उस समय, हो सकता है 2 करोड़ की रहे, 3 करोड़ की रहे, जितने भी रहे वो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद भी आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। वो जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप इतनी भी बात समझ जाए कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटल यील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने के वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गया सब कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब दूसरी चीज़ें जो इसमें आती हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक घर खरीद लेते हैं कोई एक शहर में, और आज के सिचुएशन में जहाँ पर इतनी मतलब स्टेबल नहीं है चीज़ें, खास करके अभी तो कोविड में कुछ भी स्टेबल नहीं है। एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी काफ़ी लोगों के लिए वो भी एक इंश्योर्ड चीज़ नहीं है आज के दिन में। ऐसे समय में अगर हम किसी एक जगह में फंस जाते हैं और एक जगह में ही हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग वहीं रहना होता है, लेकिन हम रहते नहीं हैं क्योंकि हमारी ट्रांसफर्स आ जाती है या हमारा कुछ दूसरी कंपनी में हम जॉब कर लेते हैं। हर 2 साल में 3 साल में आजकल कंपनीज चेंज होती है, सिटीज़ चेंज होती है ना। और आप अगर ये सोचते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो वो क्यों रहेंगे, उनकी खुद की चॉइसेस हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका ये बंगला रहेगा और आपका ये घर रहेगा और हमारी पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इस घर में रहेंगी, और ये सब इमोशनल एंगल डाल के अगर आप इतना बड़ा होम लोन ले लेते हैं तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि अगली जनरेशन जो है उनका कुछ अलग थॉट प्रोसेस रहता है, उनका माइंडसेट कुछ अलग रहता है, वो कहीं और रहना चाहते हैं और कुछ और करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, एक सिटी में भी अगर आप हैं फिर भी आपका जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए मुंबई में है और कहीं पहले आपका ऑफिस जो था मान लीजिए चर्च गेट पे था, लेकिन अभी जो ऑफिस है आपका वो अंधेरी में हो गया है, तो क्या आपका जो चर्च गेट में या फिर जो सदर्न पार्ट ऑफ मुंबई में अगर आपका कोई फ्लैट है तो क्या आप वहीं पर रहना पसंद करेंगे और अंधेरी और नॉर्दर्न मुंबई में रोज़ का कम्यूट करेंगे? इससे तो बेटर है आप रेंट पे अंधेरी में ही क्यों ना कोई फ्लैट ले लें, राइट।
तो कम्यूटिंग डिस्टेंस, इनस्टेबिलिटी, हर साल हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हर बार इतनी सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं, तो फिर एक घर के पीछे घर में ही क्यों हम फंसे रहें। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमें फ्रीडम मिलता है। हम जब चाहिए तब फ्लैट छोड़ सकते हैं, जब चाहिए तब दूसरा ले सकते हैं, दूसरे एरिया में ले सकते हैं, ऑफिस के पास ले सकते हैं, बच्चों के स्कूलों के पास ले सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। 3 BHK से 4 BHK जा सकते हैं, या अगर लग रहा है कि 1 BHK ही सफिशिएंट है, अभी सब बाकी जो बच्चे वगैरह हैं वो सब अपने अपना कॉलेज में चले गए, अभी इतना बड़ा घर कर लेके क्या करेंगे, 1 BHK में छोटा सा रेंट दे करके भी हम रह सकते हैं। ये सारी की सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रेंट पे रहने में आपको ज़्यादा मिलेगी। साथ ही में जो पैसों की बचत होगी वो कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अगर हम डालेंगे तो वहाँ से बहुत बड़ा कॉर्पस बनेगा, और वो कॉर्पस से आप ऐसे ही कोई भी उस समय की प्रॉपर्टी रेट्स के हिसाब से आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हम कोई भी एस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि एस्पिरेशन जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अलग होते हैं। अगर किसी को ये एस्पिरेशन है कि उसने एक 5 BHK में ही रहना है सिंस द एज राइट फ्रॉम द एज ऑफ 25 और 30, और उसके लिए 1-2 करोड़ का अगर लोन लेना है, तो दैट इज़ दी एस्पिरेशन ऑफ दैट पर्सन, और वो अगर उसका गोल है, सपना है, तो वो उसने पूरा करना चाहिए। फिर उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। दिस वीडियो इज़ ओनली अबाउट housing or property as an investment option, right? if you don't want to stay on, मतलब रेंट पे नहीं रहना है किसी और के घर में, अगर आपको वो खटकता है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी और के घर में जाके उसी को पैसे दे रहा हूँ, मेरे पैसे सब खत्म हो रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आता है, तो फिर आप मत रहिए। खुद का घर तो आपने लेना ही चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम कमाते इसीलिए हैं ताकि हम हमारे सारे सपने पूरे कर सके, राइट। लेकिन अगर आपको थोड़ा कनिंग बनना है, थोड़ा और ज़्यादा शार्प बनना है मनी मैनेजमेंट में, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर, स्पेशली व्हेन यू आर एट अ यंगर एज। अगर आप 40 से नीचे है या 45 से नीचे है, उस समय मे बी दिस इज दैट एज ग्रुप, मे बी यू कैन कंसिडर लिविंग ऑन रेंट फॉर अ फ्यू और मोर ईयर्स एंड देन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग दैट। क्योंकि रेंटल यील्ड जो है वो ही है यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला फैक्टर। रेंटल यील्ड इज जस्ट 2 to 3%, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 4% तक स्ट्रेच कर लो उसको। रेंटल यील्ड इज नॉट मोर देन दैट, एंड दैट टू कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम। सो इवन इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी, अगर आप खरीदते हैं प्रॉपर्टी और सोचते हैं उसको रेंट पे लगा दूंगा मैं, फिर से रेंटल यील्ड वाला जो फैक्टर है वो वहाँ पर आ जाएगा। रेंटल यील्ड जस्ट 4% है, मैक्सिमम पकड़ लेंगे 3 से 4% भी अगर पढ़ते बहुत हो गया। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4%, यानी सिर्फ 4 लाख रुपए आपको साल का मिल रहा है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। तो माय चॉइस, वैसे तो आई लिव इन माय होम टाउन एंड विच इज़ नॉट अ बिग मेट्रो सिटी, एंड पुराना घर है। सो आई डोंट लाइक टू लिव इन अ मेट्रो सिटी, जो बहुत ही हसल बसल वाली सिटीज़ होती है। आई लिव इन अ वेरी tier 2 city or tier 3 city you can consider, so that is not a problem for me, and I really love living in my own house, which I have not built, which is there built by my father itself. तो ये जो ऑलरेडी मुझे मिला हुआ घर है, मैं उसी में रहता हूँ पैसों की बचत करने के लिए और यहाँ पर मेरे सारे एस्पिरेशंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये घर में मैं बचपन से रह रहा हूँ, तो मुझे यहीं पर रहना है, तो पैसे भी नहीं खर्च करना है और एस्पिरेशंस भी पूरे हो गए हैं। But that does not mean that everybody should think in the same way. All right. So living on rent is, in case if I had to go out and in a bigger city like Mumbai, Bangalore, Pune, or all of that, I would definitely prefer living on rent. But it differs from person to person as it should. All right. Thank you for watching the video till the very end. I hope this was valuable for you. In case if it was, make sure that you like, share, subscribe, comment, follow and show your love in whichever way you feel comfortable with. आपको YouTube के एल्गोरिथम को बताना है कि आप ये चैनल और वीडियोस पसंद कर रहे हैं, जिससे सर्चेज में हमें हेल्प हो और ऊपर की तरफ रैंक करें हमारे वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, और मैं जल्द मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।